तो हम आपको दिखा रहे हैं कि आखिरकार ये देश बजट के बाद कहता क्या है, वो भी 6 लेंसेज के नजरिए से। नोटबंदी के बाद पहले बजट से लोगों को बहुत उम्मीदें थी, खासतौर पर वो लोग जिन्हें नोटबंदी के दौर में सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। किसान, छोटे व्यापारी और दिहाड़ी मजदूर वाले लोग इस दायरे में आने वाले लोगों के लिए बजट में सरकार ने आज काफी बड़े ऐलान किए और वायदे भी किए। नई दुनिया है, नया दौर है, नई है उमंग। कुछ थे पहले के तरीके तो कुछ हैं आज के रंग ढंग। रोशनी आके अंधेरों से जो टकराई है, काले धन को भी बदलना पड़ा आज अपना रंग। 8 नवंबर के बाद काले धन का रंग बदल गया और अब इसका फायदा गरीबों को दिया जा रहा है। नोटबंदी के फैसले का असर 2017 के बजट में भी नजर आया। सरकार का दावा है कि डीमोनेटाइजेशन से मिले टैक्स का सीधा फायदा समाज के पिछड़े तबके को मिलेगा। उच्च मूल्य वर्ग के बैंक नोटों का विमुद्रीकरण गत 2 वर्षों के दौरान हमारी सरकार द्वारा किए गए अनेक उपायों में शामिल है। यह एक साहसिक एवं निर्णायक उपाय है। विमुद्रीकरण द्वारा एक नए क्षितिज का निर्माण हुआ है, जिससे सकल घरेलू उत्पाद के विकास की दर तुलनात्मक रूप से अधिक होगी, अर्थव्यवस्था अधिक स्वच्छ वास्तविक होगी। यह कार्य भ्रष्टाचार, काला धन, जाली करेंसी, आतंकवादी गतिविधियों के वित्त पोषण को समाप्त करने के लिए हमारी सरकार द्वारा किए गए संकल्प का एक हिस्सा है। 2 साल के भीतर किसानों की आमदनी को दोगुना करने का वायदा भी किया गया। सरकार कृषि क्षेत्र में 10 लाख करोड़ रुपए का कर्ज देगी। किसानों का 60 दिन का ब्याज माफ किया जाएगा। मनरेगा के लिए 48,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिसमें गाँव में 10 लाख तालाब बनेंगे। नाबार्ड में डेयरी प्रोसेसिंग इंफ्रा फंड में 8,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। फसल बीमा योजना की रकम 5,500 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 13,000 करोड़ रुपए की गई। ग्रामीण क्षेत्रों के कार्यक्रमों के लिए हर साल 3 लाख करोड़ रुपए दिए जाएंगे। ये बजट एक और तो गांव और किसानों का बजट है, दूसरी ओर स्टार्टअप के जरिए युवा प्रोफेशनल्स के लिए बहुत सारी संभावना तराशने वाला बजट है। सरकार नोटबंदी का फायदा गरीबों को दे रही है, लेकिन किसानों और गांवों को देने के लिए पैसा कहां से आएगा, ये भी देख लीजिए। रिपोर्ट के मुताबिक नोटबंदी के बाद सरकार के पास 15 लाख करोड़ रुपए जमा हुए हैं। नोटबंदी के कारण पर्सनल इनकम टैक्स में भी 34.8% की बढ़ोतरी हुई है। पहले 1 करोड़ से ज्यादा कमाने वालों पर सरचार्ज लगता था, लेकिन अब 50 लाख से 1 करोड़ के बीच कमाने वालों पर भी 10% का सरचार्ज लगाया गया है। ये बजट फार्मर्स, किसानों के लिए, यू से अंडर प्रिविलेज, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, महिला, उनके लिए, टी से ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, आधुनिक भारत बनाने का सपना, यू से अर्बन रिजुविनेशन, शहरी विकास के लिए, और आर से रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास के लिए। विशेषज्ञों के मुताबिक इन उपायों के बाद सरकार के पास इतना पैसा होगा कि किसानों और गरीबों की योजनाओं के लिए बजट में कोई कमी नहीं होगी। बजट गरीब हितैषी है, यह बजट दलित हितैषी है। हम लोग बहुत पूरी ताकत के साथ राज्यों के साथ मिलकर इस काम को कर रहे हैं और मैं समझता हूं कि बजट में जो फंड आवंटन किए गए हैं, ये लक्ष्यों को प्राप्त करने में पूरी तरह मददगार होंगे। सरकार का ये दावा है कि नोटबंदी का फैसला और 2017 का बजट रॉबिनहुड जैसा कदम है, जिसमें अमीरों से पैसा लेकर गरीबों में बांटा गया है। ये काले धन को मुख्य धारा में लाने वाला कदम है, जिसमें सिर्फ मुट्ठी भर लोगों को फायदा मिलने के बजाय हर एक गरीब के हाथों में आर्थिक ताकत दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मोदी सरकार ने आम बजट में देश के बुजुर्गों को थोड़ी राहत दी है। बढ़ती उम्र में बुजुर्गों की सबसे बड़ी चिंता होती है सेहत, इसलिए उन्हें स्मार्ट कार्ड देकर उनकी हर बीमारी का रिकॉर्ड रखने के लिए एक योजना शुरू करने का ऐलान किया है। देश के युवाओं को हर मंच से सलाम करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट में बुजुर्गों का ख्याल रखा है। बढ़ती उम्र में बुजुर्गों की सबसे बड़ी मुश्किल होती है उनकी सेहत। इसीलिए सरकार ने बुजुर्गों के स्वास्थ्य को लेकर स्मार्ट कार्ड योजना को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया है।
आइए आपको दिखाते हैं कि देश के बुजुर्गों को स्वास्थ्य से जुड़े स्मार्ट कार्ड से क्या फायदा होगा। वरिष्ठ नागरिकों के लिए आधार वाली स्मार्ट कार्ड योजना। स्मार्ट कार्ड में बुजुर्गों के स्वास्थ्य की पूरी जानकारी होगी। स्मार्ट कार्ड में सेहत से जुड़ी सारी रिपोर्ट्स की डिटेल होगी। वरिष्ठ नागरिकों को LIC में निवेश पर 8% तय रिटर्न। बजट में स्मार्ट कार्ड के ऐलान से क्या बुजुर्ग खुश हैं? अच्छा है, पब्लिक सीनियर सिटीजन वालों को थोड़ा फायदा राहत मिलेगा। सीनियर सिटीजन को तो दे ही रहे हैं, जो बेनिफिट देना चाहिए, जो उनके लिए जरूरी है, वो मिल ही रहा है। हेल्थ कार्ड की बातें हो रही है। बिल्कुल सही बात है। मैंने बजट बराबर देखा नहीं है, पर अच्छा ही होगा। मोदी किसका खराब नहीं करने वाला है। ये बातें अपने आप में ही कहती हैं कि आखिर ये बजट किस तरीके से रहा और कैसा रहा। 87 साल के नवल सर ने साफ कहा कि बजट बिल्कुल ही अच्छा, क्योंकि इंटेंशन सही है, तो इस हिसाब से बजट बेहद ही अच्छा रहा। बुजुर्गों का मानना है कि मोदी सरकार ने उनकी सेहत का ख्याल रखा है। जब स्मार्ट कार्ड होगा तो हर बीमारी की डिटेल फौरन मिल जाएगी और इलाज शुरू होने में आसानी होगी। इसलिए बुजुर्गों के चेहरे पर मुस्कान है। राजीव रंजन सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, मुंबई। और अब बात कृषि प्रधान देश के किसानों की। हमारे तो गीत संगीत में भी ये शामिल होता है कि मेरे देश की धरती सोना उगले, उगले हीरे मोती, और इसका पूरा क्रेडिट देश के किसानों को जाता है। देश के 70% ग्रामीण क्षेत्र में रहने वालों को जाता है। यह मोदी का बजट 2017 देश भर के किसानों की उम्मीदों पर कितना खरा उतरता है, ये जानने के लिए आपको ये रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए। भारत एक कृषि प्रधान देश है। जाहिर है, ऐसे में किसानों की निगाहें भी बजट 2017 पर टिकी थी। बजट में सबको कुछ न कुछ मिला है। किसानों को भी मिला, कुछ खुश तो कुछ मायूस है। इस वक्त हैं पटना से सटे दिलावरपुर गांव में, और यहाँ पे किसानों की पंचायत बैठी है और उन्होंने बजट सुना है और जिस तरीके से वादे किए गए हैं और किसानों की स्थिति सुधारने की बात की गई है, उस पर किसान क्या सोचते हैं। पहला बार हम एक चीज देखे हैं कि किसान बजट का भाषण जो शुरुआत हुआ है उसमें सर्वप्रथम किसान का बात हुआ है। तो कृषि प्रधान देश है और उसमें किसानों की बात से शुरुआत होना बहुत ही अच्छी बात है, और इससे सरकार का नियत का पता चलता है कि सरकार किसान के लिए, गांव गरीब के लिए क्या सोचती है। पहले तो बिल्कुल किसान ताकते रह जाते थे, उनको जो फसल बीमा था वो रास्ते में रह जाता था। इस बजट में किसानों को क्या मिला है, ये समझना भी आपके लिए बेहद जरूरी है। बजट में 5 साल में किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य है। बजट में लघु सिंचाई के लिए 5 लाख करोड़ रुपए, किसानों के कर्ज के लिए 10 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान है। डेयरी उद्योग के लिए 8,000 करोड़ रुपए और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 9,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। साथ ही मनरेगा के लिए 48,000 करोड़ आवंटित हैं। बजट में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के साथ साथ मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट खोलने की बात की गई है। इसके साथ ही फसल बीमा का कवरेज 50% तक बढ़ाया गया है। नई दुग्ध क्रांति की शुरुआत के लिए 8,000 करोड़ रुपए का फंड रखा गया है। बजट में किसान कर्ज पर ब्याज में कटौती की जाएगी और मनरेगा में पारदर्शिता के लिए स्पेस टेक्नोलॉजी से जांच की जाएगी। साथ ही सहकारी क्रेडिट सेक्टर के जरिए किसानों को मदद भी दी जाएगी। अभी तक जो हमारा कृषि विकास दर था 1%, 2% पिछले वर्षों में आपने देखा होगा, तो ये अनुमान लगाया है देश के अर्थशास्त्रियों ने, आर्थिक सर्वेक्षण में भी आया है कि इस वर्ष का जो कृषि विकास दर होगा 4.1%। दिल्ली के जंतर मंतर में भी किसान इकट्ठा हुए। उनको तो बस अपनी मेहनत का पूरा मेहनताना चाहिए। किसानों के साथ साथ बजट में ग्रामीण क्षेत्रों पर भी जोर दिया गया है। उम्मीद थी कि किसान की न्यूनतम आय के बारे में कुछ घोषणा होगी, कोई फार्म इनकम कमीशन बन जाएगा, वो नहीं हुई। उम्मीद थी कि किसान का जो खाद पे खर्चा होता है, बीज पे होता है, बिजली पानी पे होता है, उसमें कोई राहत मिल जाएगी, वो नहीं हुई। बजट में ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए 1,87,223 करोड़ रुपए का प्रावधान है। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए पिछले बजट के मुकाबले 24% की वृद्धि की गई है। ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार बढ़ाने के लिए मनरेगा के तहत 5 लाख तालाब बनाने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के लिए 19,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। किसान खुश हैं कि पीएम मोदी के बजट में उनके हित का ध्यान रखा गया है, लेकिन विपक्ष में बैठे कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की राय खुश किसानों से मैच नहीं करती है। एक्सपेक्टेशन थी कि किसानों के लिए, गरीब लोगों के लिए
युवाओं के लिए, बेरोजगार लोगों के लिए कुछ किया जाए, मगर कोई क्लियर विजन नहीं दिख रहा है। देखिए, जो भी पॉलिटिकल फंडिंग को साफ करने के लिए स्टेप्स लिए जाएंगे, हम उनको सपोर्ट करेंगे। किसान और ग्रामीण ये दोनों मिलकर राष्ट्र का निर्माण करते हैं। देश में इनकी हिस्सेदारी 70% से ज्यादा है। इसलिए बजट में किसानों और ग्रामीणों का साथ और विकास शामिल किया गया है। पटना से ब्रिजेश मिश्रा के साथ रविंद्र त्रिपाठी और पवन नारा, जी मीडिया, दिल्ली। ये तो हमारे लेंस थे, जिसके नज़रिए से, जिसके चश्मे से हमने आपको बताया कि गृहिणी क्या सोचती है, मेरी रसोई में क्या आया, या फिर किसान क्या सोचता है, छात्र क्या सोचता है, एक आम आदमी क्या सोचता है, सैलरीड क्या सोचता है। लेकिन उसके अलावा और भी बहुत से ऐसे मायने रहे हैं कि जो इस बजट को अपने आप में ऐतिहासिक बनाते हैं, अलग बताते हैं। क्यों और कैसे, कौन से ऐसे पैमाने हैं, बताएंगे मेरी सहयोगी मीमांसा हमारे साथ हैं। जी सचिन, जो शुरुआत की थी बजट भाषण की आज वित्त मंत्री ने, उन्होंने शुरुआती इस बात से की थी कि नई राह अपनाओ, नई राह से डरते क्यों हो। और भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो इस बजट को अनोखा बनाती हैं, नया बनाती हैं। एक तो पहली बार ऐसा हुआ 93 सालों के बाद जब रेल बजट आम बजट का हिस्सा बन गया। पहले रेल बजट अलग से पेश किया जाता था और आम बजट अलग से आता था। और उसके अलावा 1 फरवरी को यह बजट पेश किया गया। इससे पहले 28 फरवरी या फिर 29 फरवरी को यह बजट पेश होता रहा है। और इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि सरकार अब सिर्फ पूर्ण बजट पेश करेगी और पैसे का पूरा इस्तेमाल होगा और बहुत ज्यादा वक्त मिल जाएगा सरकार को कि जो भी उसके प्रपोजल्स हैं, जो भी उसके प्लान्स हैं, वो उसे समय पर इंप्लीमेंट कर पाए। बैंकों का कर्ज लेकर विदेश भाग जाने वालों पर कार्रवाई और कर्ज का पैसा वसूलने के लिए बजट में विशेष प्रावधान किया गया है। साथ ही साथ जो एक नई बात इस बार हुई है वो ये कि राजनीतिक पार्टियों और चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए जो कैश डोनेशन है उसको सीमित कर दिया गया है 2000 रुपए तक। पहले 20,000 रुपए की बात की गई थी और लगातार ये कहा जा रहा था कि जो पॉलिटिकल फंडिंग है उसे ट्रांसपेरेंट बनाया जाए, उसे अकाउंटेबल बनाया जाए। तो उसी दिशा में ये कदम बढ़ाया गया है कि अब इसकी लिमिट तय कर दी गई है कि 2000 ही आप नकद ले सकते हो। उसके ऊपर अगर आप लोगे तो चेक से लोगे और वो जो है या डिजिटल पेमेंट होगी उसकी। तो जो लोगों की जो मांग थी उसी के अनुरूप आगे बढ़ी है सरकार। फाइनेंशियल सेक्टर की साइबर सिक्योरिटी के लिए कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम इस बार बनाई गई है। और दूसरी अहम बात ये कि एंट्रेंस परीक्षा आयोजित करने के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बनाई जाएगी और ये एक स्वतंत्र संस्था होगी। और अब जो अब तक दबाव रहता था दरअसल सीबीएसई पर और AICTE पर परीक्षा करवाने का, अब वो उन्हें इससे छुटकारा मिल जाएगा क्योंकि ये जो नई एजेंसी बनाई गई है उस पर ये जिम्मेदारी होगी। बुजुर्गों के लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए आधार कार्ड पर आधारित एक स्मार्ट कार्ड बनेगा और इसमें स्वास्थ्य से संबंधित सारी जानकारी मौजूद रहेगी। इसके अलावा जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड है यानी कि FIPB, उसको इस बार एबॉलिश कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है। इसके लिए नया प्रावधान किया जाएगा। FIPB विदेशी निवेश के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस देने का काम करता है। तो जो रिफॉर्म्स हैं इस सेक्टर में वो जारी रहेंगे और FDI को लेकर एक नई पॉलिसी है जिस पर आगे बढ़ा जाएगा। इसके अलावा रेलवे, जो कि ज्यादातर जो है एक बड़ा वर्ग है हमारे देश में जो कि इससे जुड़ा रहता है, उस दिशा में 3 कंपनियों को मार्केट में लिस्ट करने का ऐलान भी किया गया है। ये कंपनियां हैं इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन यानी IRCTC, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड और इरकॉन। और जैसे कि आप बता ही चुके हैं कि जो IRCTC है उस पर जो आप ई-टिकट के जरिए जब अगर आप बुक कराते हैं तो उस पर सर्विस चार्ज नहीं होगा। साथ ही साथ और भी जो है इसके लिए जो फंड एलोकेट किए गए हैं उसमें भी बहुत ही इजाफा कर दिया गया है। और कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि बहुत खुश करने वाला नहीं है तो निराश करने वाला है बजट, बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। सचिन, ओवर टू यू। बिल्कुल मीमांसा, और कम से कम उन स्टेप्स की तारीफ तो की जा सकती है, उन स्टेप्स को एक इनिशिएटिव के तौर पर तो लिया जा सकता है। जो स्टेप्स लिए गए हैं, हाँ उसकी इंप्लीमेंटेशन होगी, उसकी रिजल्ट आएगी, तब उसकी समीक्षा हम बाद में करेंगे। लेकिन फिलहाल ये देखा जाए कि ये स्टेप्स एक नए और अलग स्टेप्स हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मोहन साहब का। वित्त मंत्री अरुण जेटली का यह बजट अपने आप में अलग रहा। आम आदमी से लेकर इंडस्ट्री और कृषि से लेकर शेयर बाजार, सभी के लिए इस बजट में कुछ न कुछ है। इसलिए हम इसे बूस्टर बजट कह रहे हैं और इसका असर शेयर बाजार में दिखाई दिया। 2.5 लाख से 5 लाख तक की आय वाले व्यष्टि निर्धारितों के लिए कराधान की मौजूदा दर को 10% से घटाकर 5% करने का प्रस्ताव करता है। बजट में इनकम टैक्स के स्लैब में छूट की बात सुनते ही शेयर बाजार मजबूत होने लगा।
जेटली का भाषण खत्म होते ही सेंसेक्स ने 400 अंकों से ज्यादा की रेस लगाई। दिन के अंत तक शेयर बाजार पर बजट का फील गुड सवार रहा और इसने 28,000 का आंकड़ा भी पार कर लिया। जैसे उन्होंने स्पीच खत्म की तो मार्केट में एक बम्प देखने को मिला, 200 पॉइंट का सेंसेक्स बढ़ गया और अभी लगभग 400 तक अब 400 तक बढ़ा है। वो रीजन वही है कि नो नेगेटिव टर्न्स आउट टू बी द बिगेस्ट पॉजिटिव फॉर द मार्केट। यानी कि मार्केट ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगाया जाएगा लिस्टेड सिक्योरिटीज़ पे, एसटीटी में शायद बढ़ोतरी होगी, सर्विस टैक्स में शायद बढ़ोतरी होगी। तो ये सारी चीज़ एक ट्रांजैक्शंस कॉस्ट भी बढ़ा देगी और एक नेगेटिव सा सेंटीमेंट सेंड करेगी, जो कि नहीं हुआ। बैंकिंग, ऑटो, एफएमएसजी, मेटल, ऑयल एंड गैस और कैपिटल गुड शेयर्स में सबसे ज्यादा खरीदारी हुई। दिन के आखिरी घंटे में 468 अंकों की उछाल के साथ स्टॉक एक्सचेंज 28,141 तक पहुंच गया। तेजी के इस माहौल में निफ्टी भी 92 पॉइंट्स की बढ़त के साथ 8,650 के पार पहुंच गया। इस बजट को आप कितना नंबर देंगे? अंतिम सवाल। 8 नंबर, यानी 10 में से 8 नंबर। एक मेरे ख्याल से 80% पूरे नंबर आपने दिए। जी बिल्कुल। करीब 3 महीने बाद स्टॉक एक्सचेंज ने 28,000 से ज्यादा का आंकड़ा पार किया है। विशेषज्ञों के मुताबिक इसे सरकार के चौथे बजट को बाजार का रिटर्न गिफ्ट कहा जा सकता है। राजीव रंजन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, मुंबई। तो यानी कि कुल मिला के हमने ये कोशिश की कि हर एक को, हर तबके को और हर लेंस को ये बताया जाए कि इस बजट में उसके लिए क्या है खास। तो आपको भी अपने हिसाब की चीज कहीं ना कहीं जरूर मालूम पड़ गई होगी।